गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है और हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। आज हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन से ऐसे इक्विलिब्रियम होते हैं जो नेचर में होमोजीनियस होते हैं यानी समांगी होते हैं, और कौन से ऐसे इक्विलिब्रियम हैं जो नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं यानी विषमांगी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जितने भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है समांग साम्यावस्था में, जितने भी जो मिश्रण होते हैं, जिन भी चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं या जो अभिकारक व उत्पाद अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन सब का जो फेस है, उन सब की जो प्रावस्था है वो समान होनी चाहिए। और अगर सभी की प्रावस्था समान होगी तो उनके लिए प्रावस्था p का मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, नहीं कि p की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। वहीं पर अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कि अभिकारक या उत्पाद के रूप में उपस्थित हैं, उन सभी की जो प्रावस्था है, उन सभी का जो फेस है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उनके लिए p की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगी। तो अगर प्रावस्था असमान होती है, अलग अलग होती है, फेस डिफरेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस होगा। अगर प्रावस्था सेम है, समान है, p की वैल्यू 1 के बराबर है, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जितनी भी गैसेस यूज़ होती हैं उन सबका जो उनका जो सबका फेस होता है, उन सबकी जो प्रावस्था होती है, उसका मान हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, अमोनिया क्या है, गैस है। तो ये सभी क्या हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैस अवस्था में है। तो इन सब के लिए p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ ऑल मिसेबल लिक्विड, किसी साम्य में, किसी इक्विलिब्रियम में सभी घुलनशील द्रव जो होते हैं, यानी कि जितने भी सॉल्युबल लिक्विड्स हैं जो आपस में मिसेबल है, एक दूसरे में घुल सकते हैं। जैसे आपने पानी ले लिया, पानी में आपने विनेगर यानी कि सिरका डाल दिया, या पानी में आपने अल्कोहल डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें पानी में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो ऐसे जितने भी द्रव होंगे जो आपस में घुलनशील हैं, दो या दो से अधिक द्रव जो आपस में घुलनशील हैं यानी कि एक दूसरे में सॉल्युबल हैं, मिक्सबल हैं, इन सबके फेस वैल्यू जो होती है, इन सबकी जो प्रावस्था होती है, उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOH, ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एसिटिक एसिड है, विनेगर है, प्लस इसमें मैंने डाला CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है CH3COO ये जो होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये यहाँ पर एक आपका ईस्टर बना हुआ है, इसका नाम डायमेथिल ईस्टर है, तो ये भी यहाँ पर द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में, और साथ में यहाँ पे बनता है पानी। तो ये भी क्या है, लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। लेकिन पॉइंट ये है कि ये चारों के चारों एक दूसरे में क्या होते हैं, मिसेबल होते हैं। तो इस वजह से इन चारों की जो फेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो अब बात आती है कि किन की फेस वैल्यू फिर 1 से ग्रेटर हो। यहाँ पर जो गैसेज हैं, सभी गैसों का मिश्रण होमोजीनियस होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं अपनी कॉमन लाइफ से, एयर। एयर जो है वो कई सारी गैसेज का मिक्सचर होता है, और सारी गैसेज जो होती हैं वो एक दूसरे में मिसेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि गैसेज में इतना ज़्यादा एक दूसरे में पार्टिकल्स में डिस्टेंस होती है, बीच में स्पेस होता है कि आराम से जो गैस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस वजह से एयर भी जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद आते हैं कि फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहाँ पर अराइज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से इसका अपोजिट ले लेते हैं कि अगर सभी द्रव घुलनशील हैं एक दूसरे में तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि सभी अगर मिसेबल लिक्विड हैं तो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन जितने भी लिक्विड दिए अगर उनमें से एक लिक्विड भी मिसेबल नहीं है, मान लीजिए आपको मैंने
पानी दे दिया, पानी में कहा थोड़ा सा अल्कोहल डालिए, आपने अल्कोहल मिला दिया, मिक्सिबल था। फिर मैंने कहा थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दीजिए, आपने उसको पानी में मिलाया, वो भी मिक्सिबल था, मिल गया। तो जो दिखने में जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसमें इन तीनों लिक्विड्स की जो सतहें हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, वो क्योंकि एक दूसरे में क्या हो गए, घुलनशील थे, तो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गए, एक दूसरे में अच्छे से मिल गए। लेकिन अब इसी मिक्सचर में मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए और उसको खूब स्टर करिए, खूब चलाइए, क्या वो मिश्रण बन पाएगा? क्या जो लिक्विड है वो उस सॉल्यूशन में मिक्स हो पाएगा? नहीं। थोड़ी देर बाद जब जो मिक्सचर है जिसको आप चला रहे थे वो ठहरेगा, रुकेगा, तो जो लिक्विड है आपका, मिक्सिबल लिक्विड है, उसकी लेयर आपको अलग दिखाई देगी, और जो ऑयल है, ऑयल लिक्विड जो है, उसकी लेयर आपको अलग दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर दो अलग अलग फेस आ गए, दो अलग अलग प्रावस्थाएं आ गई। तो ऐसा जो हमारा मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स जो नॉन मिक्सिबल हैं, एक दूसरे में आ विलय हैं, एक दूसरे में घुल नहीं सकते हैं, उनके फेस वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। क्लियर है? और इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा सॉलिड, तो सॉलिड तो एक दूसरे में मिक्स हो ही नहीं सकते हैं, पार्टिकल इतने पास पास होते हैं। सॉलिड को अगर हम मिक्स करते भी हैं, जैसे नमक और रेत ले लीजिए, इन दोनों को आपस में मिक्स करिए, तो जो मिक्सचर मिलेगा क्या वो होमोजीनियस होगा? नहीं, हेट्रोजीनियस होगा। चलिए मान लेते हैं कि दो सॉलिड लिया आपने, लोहा ले लिया और आपने चांदी ले ली, इन दोनों को पिघला लिया, या लोहा और तांबा ले लिया, यानी कि आयरन और कॉपर ले लिया, इनको मेल्ट कर लिया, इनको आपस में मिक्स कर लिया। तो जो एलॉयज बनेंगे, क्या वो मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस होगा? नहीं। वहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स में क्योंकि साइज़ का डिफरेंस होता है, आकार जो है अलग अलग होगा, इस वजह से वो एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे कि वो सेम फेस में आ जाएं, समान प्रावस्था में आ जाएं। तो ये जो होता है, ये दो ठोसों का, या दो से अधिक जो ठोस हैं, दो से अधिक जो सॉलिड्स आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, उनका भी जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फेस, ये जो पी की वैल्यू है कब 1 होगी, कब 1 से ग्रेटर होगी, ये आखिर निकालते कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि जिस भी इक्विलिब्रियम में, कोई भी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है उसमें जहाँ पर जितनी भी गैसेज, अगर सारी की सारी गैसेज हैं तो उनका फेस 1 के इक्वल है ही। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में गैसेस भी दी हैं, लिक्विड भी दी हैं, सॉलिड भी दिए हुए हैं, तो जितनी भी गैसें होंगी उन सबकी फेस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। जो लिक्विड दिया होगा उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका अलग फेस होगा, वो अलग 1 के इक्वल हो जाएगा। जो सॉलिड दिए होंगे, हर सॉलिड का अपना एक फेस होता है, तो किसी भी रिएक्शन में जितने सॉलिड हम यूज़ करते हैं सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आपने S1, S2, इस तरह से S3 और S4 4 सॉलिड यूज़ करें तो इसकी फेस वैल्यू 1 होगी, 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 तो टोटल फेस जो है वो 4 हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एक सॉलिड ले लिया, एक गैस ले ली, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो भी यहाँ पर क्या था? एक सॉलिड था और एक गैस थी। तो इस सॉलिड की फेस वैल्यू 1, इस सॉलिड की फेस वैल्यू 2, यहाँ पर मतलब 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे। लेकिन ये जो दोनों गैस हैं, इन दोनों की फेस वैल्यू जो है मिला करके कितनी होगी? 1 मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी गैसेस होती हैं हमेशा एक दूसरे में मिक्सिबल होती हैं, तो किसी भी इक्विलिब्रियम में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स यूज होंगे उन सब की फेस वैल्यू मिलाकर कितनी मानी जाएगी? 1। तो टोटल फेस वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 3। 1 + 1 + 1 3। फॉर सपोज कि हमने एक लिक्विड ले लिया L1 और एक गैस ले ली, क्लियर है, और एक सॉलिड ले लिया, तीन चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रही हैं। इससे बन क्या रहा है? एक दूसरा लिक्विड L2 बन रहा है, गैस G2 बन रही है और सॉलिड S2 बन रहा है। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों लिक्विड आपस में क्या हैं? मिक्सिबल हैं। अगर ये क्या हैं? मिक्सिबल हैं, एक दूसरे में विलय हैं, तो इन दोनों की जो प्रावस्था है मिला करके 1 मानी जाएगी। ये जो दोनों गैस हैं, तो गैस हमेशा एक दूसरे में मिक्सिबल होती हैं, तो इन दोनों की मिला करके कितनी मानी जाएगी? 1। लेकिन सॉलिड में हर सॉलिड की अलग होती, तो इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई, इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई, तो टोटल फेस वैल्यू जो निकलेगी वो यहाँ पर हो जाएगी 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4। अब यहीं पर मान लेते हैं कि आपने क्या किया, एक लिक्विड L1 लिया, तो एक दूसरा लिक्विड L2 लिया, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक लिक्विड L3 बना रहे हैं। तो जो L1 + L2 है ये तो एक दूसरे में मिक्सिबल है, लेकिन L3 जो है, ये जो तीसरा वाला द्रव है, तीसरा वाला जो लिक्विड है, वो इन दोनों में मिक्सिबल नहीं है, इन दोनों में घुलनशील नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों की फेस वैल्यू मिला करके 1 हो जाएगी, लेकिन इसकी फेस वैल्यू जो होगी, इसकी जो प्रावस्था का मान होगा वो अलग होगा इन दोनों से, और उसका अपना खुद का मान 1 हो जाएगा। तो इन दोनों की मिला करके फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 1 यानी 2।
तो बस आपको रिएक्शन में ये देखना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इस तरह से आपको बस ये देखना है कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या दी है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। अगर गैस फॉर्म में तो जितनी गैस है उन सबकी वैल्यू से हमेशा क्या मिला के होगी, 1 के इक्वल होगी। अगर लिक्विड फॉर्म में तो आपको देखना होगा कि जितने भी लिक्विड वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जितने भी द्रव वहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें अगर सभी के सभी एक दूसरे में विलेय हैं, एक दूसरे में मिसिबल हैं, तो उन सबकी फेस वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी मिला करके। लेकिन अगर कोई भी द्रव किसी दूसरे द्रव में घुलनशील नहीं है तो उन दोनों की जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग रखी जाएगी, 1 अलग, मतलब एक द्रव की, एक लिक्विड की फेस वैल्यू 1 अलग रखी जाएगी, दूसरे की 1 अलग रखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों मिसिबल थे तो इन दोनों की मिलाकर 1 हो गई, लेकिन ये मिसिबल नहीं था, ये घुलनशील नहीं था, तो इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई। तो इन दोनों की मिलाकर के कितनी आ गई, 2। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये हेट्रोजीनियस होगा। इसी तरह से प्रत्येक सॉलिड की, प्रत्येक ठोस की कितनी होती है, 1 होती है। कितने भी सॉलिड हो सबकी फेस वैल्यू हमेशा 1 रखनी है। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर सॉलिड आ गया तो वो तो हेट्रोजीनियस होना ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड के अलावा आप कुछ भी लोगे तो उसकी अपनी खुद की एक फेस वैल्यू होगी, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल फेस वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। एंड आपको पूरे इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल करके प्लस करके देखना होता है कि वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है कि नहीं। तो ये बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि अगर सारी की सारी गैसेस हैं तो ही आपकी फेस वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल आती, या सारे के सारे जो लिक्विड्स होने चाहिए और सभी लिक्विड्स एक दूसरे में मिसबल यानी घुलनशील होने चाहिए तो ही आपकी फेस वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल। बस 2 ही कंडीशन है जहां पर आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बनता है, यानी समांगी साम्यावस्था उत्पन्न होती है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन दी हुई है सॉलिड लिक्विड की, लिक्विड गैस की, तो वहाँ पर वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी साम्यावस्था। तो ये था हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, और उसमें फेस वैल्यू निकाल कर ये बताना कि कैसे कोई सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होगा और कैसे हेट्रोजीनियस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ला शातलीय का नियम, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के सी या के पी दोनों में से कोई भी, जो साम्य स्थिरांक होता है, इसके मान को 3 चीज़ें, एक तो आपकी सांद्रता हो गई, कंसंट्रेशन, दूसरा आपका प्रेशर हो गया, और तीसरा आपका टेम्परेचर हो गया, ये आखिर किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ली चैटेलियर, मतलब हमारे एक साइंटिस्ट थे ली चैटेलियर, जिनका नाम हिंदी में ला शातले नाम था इनका। इन्होंने अपना एक नियम दिया था। इन्होंने नियम क्या दिया था कि किसी भी साम्यावस्था में, किसी भी इक्विलिब्रियम, मतलब कोई एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है या आने वाला है, और वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और हमें पता है कि इसमें कभी ना कभी साम्यावस्था आएगी, या मान लेते हैं कि आ चुकी है। तो उस अभिक्रिया में सांद्रता, दाब व ताप, यानी कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने पर, इनके मान को बदलने पर, इनकी वैल्यू को चेंज करने पर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो या तो राइट डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में पश्च अभिक्रिया की तरफ, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अग्र अभिक्रिया की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब उसका जो वैल्यू है वो या तो बढ़ जाएगी या वैल्यू घट जाएगी। अब ये कब बढ़ेगी कब घटेगी, बस यही हमें समझना है। तो ला शातले का नियम क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि साम्यावस्था में रखे किसी निकाय की सांद्रता, दाब अथवा ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य इस प्रकार परिवर्तित होता है कि वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव को खत्म कर सके। इंग्लिश में कहें तो कि कोई एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, और उस सिस्टम में आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हैं तो उस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने पर वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को नेग्लेक्ट कर सके या पूरी तरह से खत्म कर सके। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक यहाँ पर रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से अमोनिया बनने की एक विधि है, जिसमें
हम यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज करना चाहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ जाने का मतलब है कि ना तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना पा रहे हैं, ना ही अमोनिया जो है वो विघटित होकर टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना पा रही है। हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, दोनों की जो सांद्रताओं में जो परिवर्तन है वो बराबर हो चुका है। उस अवस्था में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर किस तरह से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ली चैटलियर ने क्या कहा कि अगर आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर वो अपने ऊपर होने वाले चेंज को नेग्लेक्ट कर सके, उसे खत्म कर सके। तो मान लेते हैं कि आपने अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। इक्विलिब्रियम क्यों आया था, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी थी, सेम हो चुकी थी। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी तो बताइए कि अभिक्रिया किस दिशा में होने लगेगी। तुरंत अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, अग्र अभिक्रिया, यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। इक्विलिब्रियम क्यों आया था, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई थी। आपने क्या किया, आपने उस सिस्टम में, उस निकाय में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे ही आप इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे ही जो रिएक्शन है वो क्या करने लगेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को अमोनिया के बराबर लाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करने लगेगी, अमोनिया में। क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसकी कम हो गई। तो इसकी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी ला शातले नियम के अनुसार कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर वो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को यूज कर सके। इन शॉर्ट, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया जो है वो अग्र अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि अग्र दिशा में अग्रसर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, माने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें, तो जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बैकवर्ड होगी। क्लियर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस तरह से शॉर्ट में समझ लेना है कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब किसी भी सिस्टम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता समान हो जाती है। उस अवस्था में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में हो, यानी आगे की तरफ हो, तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी, अभिक्रिया तुरंत अग्र दिशा में होने लगेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, माने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी अग्र दिशा में स्थानांतरित होता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर पश्चिम दिशा में स्थानांतरित होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। दूसरा, प्रेशर की बात करते हैं। ली चैटलियर ने कहा किसी भी रिएक्शन में जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो साम्य अवस्था में आ चुकी, इक्विलिब्रियम में आ चुकी, उस कंडीशन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर आप दाब बढ़ाते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर प्रेशर क्या है, कम है। अब आप खुद सोचो कि प्रेशर कम किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे कि कम। भाई एक गुब्बारा है, उसमें जितनी हवा भरते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स एयर के बढ़ते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितनी हवा निकलती जाएगी उतना प्रेशर कम होता जाएगा। यानी कि किसी भी सिस्टम में, कोई एक निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर मोलों की संख्या कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम होने का मतलब कि अगर प्रोडक्ट के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम है, तो दाब बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम जो है, साम्य जो है, वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो अभिक्रिया है वो उत्पाद की तरफ होने लगेगी, अभिकारक से उत्पाद बनने लगेगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिया और नंबर ऑफ मोल्स किसके कम थे, रिएक्टेंट के कम थे, मोलों की संख्या किसकी कम थी,
अभिकारक की कम थी, तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, ये एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे दैट इज N1 + N2, कितना आता है 4 आएगा। कैसे, 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल N2, N1 + N2 का मान 4 हो गया। यहीं पर M1 + M2 का मान निकालो अगर, यानी कि जो उत्पाद है वो कितना बन रहा है, प्रोडक्ट 2 बन रहा है। क्या है, N1 + N2 ग्रेटर देन है M1 + M2 से, यानी कि यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या कम है। तो इस रिएक्शन में अगर आप प्रेशर क्या करते हो, बढ़ा दो, इस रिएक्शन में प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो, दाब बढ़ा दो, तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर प्रेशर कम हो, जहाँ पर दाब कम हो। दाब किधर कम होगा, जिधर मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अरे फिगर बना के देख लो, यहाँ पर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे शुरू में, तो देखो अगर 1 2 3 4 5 ये 5 मोल अगर हम N2 ले लें तो हाइड्रोजन के क्या है, 3 गुना है इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ है सिस्टम, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इस समय इसकी कंटेनर की वॉल पर जो वेसल हमने लिया, जो बर्तन लिया है, उसकी सतह पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। इसी का दूसरा फिगर बना लो, जब अमोनिया बन रही है, अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं, 2, केवल इसका 2 गुना ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये 5 होंगे तो अमोनिया के मोल कितने होंगे, 10 होंगे। देख लो भाई, ये अमोनिया के मोल बन गया 10। ये कुल मिलाकर कितने थे, ये 5 और प्लस 15, कुल मिलाकर 20 मोल थे, और यहाँ पर अब कितने हैं, 10। तो देखिए मोलों की संख्या कम हुई तो इस पर दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, अगर आप दाब बढ़ा दोगे, तो जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि उत्पाद ज़्यादा बनने लगेगा। और प्रेशर घटा दोगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी का उल्टा ले लो, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हमने, H2 + I2 गिव्स 2HI। बताओ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, टोटल N1 + N2 का मान कितना हुआ जाकर के, 2 हुआ। प्रोडक्ट के मोल देखने M1 + M2, बताओ कितने हैं, 2 हुआ। इधर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलों की संख्या जो है बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ा दो चाहे प्रेशर घटा दो, इस पर इक्विलिब्रियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ली चैटलियर ने कहा, ला शातले ने कहा, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस दिशा में स्थानांतरित होता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर मोलों की संख्या कम हो। तो यहाँ तो दोनों तरफ मोलों की संख्या क्या आ गई, बराबर आ गई। तो चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ, दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो अगर आप अब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहेगा भैया इधर जा रहे हैं तो भी 5 है, इधर जा रहे हैं तो भी 5 है। तो प्रेशर बढ़ाने पर या घटाने पर इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए आपको बस ये देखना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं या ज़्यादा है। अगर बराबर है तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम में साम्य स्थिरांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, जो n है, N1 + N2 जो है M1 + M2 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, और अगर रिएक्टेंट के मोल कम है, अभिकारक के मोल कम है, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। एक एग्जांपल आपके सामने अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे PCl5 लिया, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब उसको हीट करते हैं तो ये बनाता है PCl3 + Cl2। यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, देखो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, n बराबर 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 हैं। बताओ नंबर ऑफ मोल किधर ज़्यादा है, प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर मोलों की संख्या कम है, यानी कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर प्रेशर कम कर दोगे
तब जाकर के जो रिएक्शन है वो किधर होने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आप सोचो आपको क्या करना है, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, इस रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद बनाना है, तो प्रेशर क्या रखोगे, प्रेशर कम रखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक मोलों की संख्या कम है, उत्पाद मोलों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, दाब ज़्यादा रखेंगे, तो जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। PCl3 और Cl2 मिलकर वापस से PCl5 बनाने लगेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर PCl5 से PCl3 और Cl2 बने, तो हम उसके लिए प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन इसी के ठीक ऊपर वाली रिएक्शन में देख लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभिकारक के मोलों की संख्या ज़्यादा है, उत्पाद के मोलों की संख्या कम, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है। तो इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किधर होगा, शिफ्ट आगे की तरफ। यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए आपको प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा। और यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ क्या है, बराबर। तो यहाँ पर डेल्टा एन की जो वैल्यू निकालते थे वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। जब 0 के बराबर आ गई तो उस कंडीशन में चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बस दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लेना, ज़्यादा कम से पता चल जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर मोल्स कम होंगे। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर बढ़ाएं कि घटाएं, या ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा या प्रेशर घटाने पर क्या होगा। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को अगर आपको समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आपको बस ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। जब ये जैसे आपका सिस्टम होता है, ये सराउंडिंग है, ये इसकी बाउंड्री है। जब किसी रिएक्शन को कराने पर जो सिस्टम की एनर्जी है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में चली जाए, यानी निकाय से निकल करके बाह्य वातावरण में चले जाए, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो एनर्जी है वो बाहर निकल गई, कम हो गई, यानी निकाय की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। और उसी के विपरीत अगर किसी अभिक्रिया में जो हमारा बाह्य वातावरण जो सराउंडिंग है वहां से हीट एनर्जी क्या हो जाए, सिस्टम में एंटर कर जाए, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन होने पर हीट एनर्जी बाहर निकलती है, जो ऊष्मा है जो ऊर्जा है बाहर निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन कराने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग पड़ता है। जैसे अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है यानी अभिक्रिया होने पर ऊष्मा निकलती है, मतलब अभिक्रिया ऐसी है कि आप रिएक्शन कराओगे तो खुद आपको हीट एनर्जी मिलेगी, तो ऐसी रिएक्शन में अगर आप अपनी तरफ से टेम्परेचर बढ़ा दोगे, माने ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर हमें अलग से जो एनर्जी है वो मिलती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें अगर आप रिएक्शन की हीट एनर्जी क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो तो ऑलरेडी आपको एनर्जी दे रहा है ना, आपको ऊर्जा दे रहा है। अब आप उसको अपनी तरफ से ऊर्जा देने लगोगे तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम खुद दे रहे थे एनर्जी बाहर, तो ये हमें क्यों देने लगे। तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। माने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप चाहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और उसी के विपरीत अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, माने जब आप यहां पर हीट दोगे तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर उत्पाद ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर कम करने पर प्रोडक्ट कम बनेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझेंगे। ओके क्लास।